यहाँ समझते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हम लोग किए हैं। तो अगेन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों ही केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये एक सिमिलैरिटी हो गया। और जो आपका बैटरी होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, वहीं सेल जो हो गया वो एक सिंगल यूनिट है। और बैटरी जो है उसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक को कहते हैं पैरेलल, एक को कहते हैं सीरीज। ठीक है, अभी इसमें उतना डीप टाइप नहीं करना है हम लोग को बस इतना जान के रखना है कि हाँ जो आपका इलेक्ट्रिकल जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बना, जो बैटरी बना, ठीक है, वो पैरेलल और सीरीज इन दोनों कॉम्बिनेशंस पे बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर लो वोल्टेज रहेगा, वहीं बैटरी के अंदर हाई वोल्टेज है। इलेक्ट्रिक सेल जो है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, वहीं जो बैटरी है उसकी लार्जर कैपेसिटी होती है, एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, जो सेल होता है वो पोर्टेबल ज़्यादा अच्छा है, वहीं अगर हम बैटरी की बात करें तो वो ड्यूरेबिलिटी में बहुत अच्छा होता है। और अगर सिंबल की बात करें तो देखिए इसके सिंबल में बहुत सिंपल सा है, आपको दो तरफ क्या करना है, आगे और पीछे माइनस की तरफ है, और बीच में जो है वो आपको, जैसे रोमन नंबर में हम वन जो लिखते हैं, ठीक है, ये दो बार अगर वन है इट मीन्स ये सेल के बाद थोड़ी है, और अगर तीन बार वन है तो हम क्या कहेंगे कि ये बैटरी के बारे में बात हो रही है सर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेल को डिफाइन और बैटरी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी और बात आएगी कि एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। तो पॉइंट ये है कि होता क्या है सर, एक होता है आपका डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेट करंट, यानी डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट एक, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है, ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ये, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो सिंगल डायरेक्शन डीसी करंट, ठीक है, और बैक एंड फोर्थ यानी आगे और पीछे अगर ये करंट फ्लो हो रहा है तो अल्टरनेटिव करंट या एसी कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे आप एसी, आपके घर में एसी होता है ना, तो एसी का भी पंखा देखिएगा तो इधर और उधर करते रहता है, बिल्कुल वैसे ही बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इसके अगर सोर्स की बात करें कि डीसी पावर सोर्स क्या होगा, अब किसी ने कह दिया कि सर ठीक है डीसी करंट का मतलब हम समझ तो गए कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट पॉइंट ये है कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन सा होगा, तो हम कहेंगे सर या तो सोलर पैनल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, सूरज से मतलब लाइट एनर्जी को सोलर पैनल कंजर्व करके यानी स्टोर करके रख रहा है। अब क्या आप दोबारा सूरज को भेज सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जो जब मैन्युफैक्चर हो रहा था तब उसके अंदर जो चार्ज किया गया, तो क्या आप दोबारा उस चार्ज को निकाल के जिस डिवाइस से चार्ज हुआ था उसको दे सकते हो, आंसर है नहीं। तो डीसी पावर सोर्स आपका क्या आता है, बैटरी आता है या सोलर पैनल आता है। और इस्तेमाल कहाँ होगा, तो अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल से आप स्ट्रीट लाइट ऑन कर सकते हैं, मतलब स्ट्रीट लाइट के लिए वो काम आ जाएगा, छोटे मोटे पंखे के लिए काम आ जाएगा, अगर आपका फ़ोन चार्ज करना है तो फ़ोन चार्ज के लिए काम आ जाएगा, मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए काम आएगा। ठीक है, अगर हम वही बैटरी की बात करें, क्योंकि सेल के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनता है, तो अगर हम बैटरी की बात करें तो ये कहाँ काम आ सकता है, बहुत अच्छा, तो हमारे टॉर्च में, एलईडी टॉर्च जो आजकल आते हैं उसमें आप देखिएगा कि उसमें बैटरी लगते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैपेसिटी पे कि अगर बहुत ज़्यादा एलईडी यानी ल्यूमेंस हैं तो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा सेल लगाने होंगे, और अगर कम में ही चल जाएगा तो एक या दो सेल लगा के आप काम चला सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट में वही सेम चीज कि
ये क्या होता है, बैक एंड फोर्थ होता है, ठीक है? यानी इसका ये नहीं है कि ये वन वे फ्लो है, ये 2 वे फ्लो है, ठीक है? ये आगे भी जाएगा, पीछे भी आएगा, इस तरीके से। तो इसका बेसिकली काम कहाँ होता है? तो हमारे जो होम अप्लायंसेस देखते हैं, ठीक है? घर में जो आपका इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है? वो एसी करंट इस्तेमाल होता है, ठीक है? लाइट बल्ब जो जलता है आपका, वो किस पे जलेगा? एसी करंट पे जलता है, ठीक है? हाँ, एक चीज़ है कि अ, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अब पोर्टेबल नहीं है, डीसी करंट में पोर्टेबिलिटी है, इसमें पोर्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है? अच्छा, डीसी क्या करता है कि उसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज है, जैसे आपका इन्वर्टर कांस्टेंट वोल्टेज देता है, जब तक उसकी कैपेसिटी है तब तक, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बहुत अच्छे से पावर कर सकता है। आपका फ़ोन देख लीजिए, आप चलाते हैं, कॉन्स्टेंटली पावर कर रहा है आपको, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर जो यूपीएस है, तो उसकी अगर बैकअप टाइमिंग मान लेते हैं 30 मिनट है, तो वो 30 मिनट तक आपको कॉन्स्टेंटली पावर देगा, उतनी ही जितना रिक्वायर्ड है मशीन को। एसी पावर की अगर हम बात करें तो एसी पावर पहली बात कि सोर्स क्या है, कैसे जनरेट होता है? तो 2 तरीके से जनरेट मतलब एक ही जनरेट होता है एक तरह से। इसमें क्या होता है जनरेटर में टरबाइन्स लगे होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स की हम बात किए थे, ठीक है? तो जनरेटर में क्या जो टरबाइन्स होते हैं बेसिकली जनरेटर जो होते हैं, जो टरबाइन्स होते हैं, वो जितने तेज़ी से घूमेंगे उतने तेज़ी से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और फिर उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं? ट्रांसफार्मर में भेजते हैं, ठीक है? बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उस ट्रांसफार्मर से फिर बाकी जगह हम लोग क्या करते हैं, बाकी घरों में या एक पार्टिकुलर एरिया में वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है? एसी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि भाई डीसी का तो एडवांटेज हमको समझ में आ गया जो कि एसी का एक ड्रॉबैक है। लेकिन एसी के भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, ऑब्वियस है। क्या एडवांटेजेस होंगे? लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को भेज सकते हैं, एसी करंट के ही कारण ना। अब एक बात समझिए आप, मान के हम चलते हैं कि अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी गाँव में या जैसे थर्मल पावर स्टेशन कहीं है, जैसे हमारे यहाँ का थर्मल पावर स्टेशन हमको पता है कि मोकामा में है। अब वहाँ से अगर हमको पटना में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो कैसे आएगा? वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर से आएगा। अब डीसी के साथ तो ये पॉसिबल है नहीं। डीसी पोर्टेबिलिटी ज़रूर देता है, लेकिन डीसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी किसके साथ है? तो हम लंबे-लंबे क्या करेंगे? पोल्स बनाएँगे और लंबे-लंबे वायर्स खींचेंगे। तो जब वायर बहुत डिस्टेंस तक जाएगा, तो वो क्या करेगा कि हम एक दूसरे प्लेस से बैठ के और एक दूसरे प्लेस का पूरा इलेक्ट्रिक जो नीड है, वो फुलफ़िल कर पाएँगे। तो वो सिर्फ़ पॉसिबल हो सकता है किसके कारण? एसी करंट के यानी अल्टरनेटिव करंट के कारण। ठीक है? इसमें क्या होता है ना एसी करंट में आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? डीसी करंट में क्या होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज है, जितना वो उसके पास पावर है वो कांस्टेंट उसी हिसाब से सप्लाई कर रहा है। लेकिन एसी करंट में क्या कर सकते हैं आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। अब जितना आप खुद समझिए जितना फैक्ट्री के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतना आपको घर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से अगर एडजस्ट कर ले तो उस हिसाब से हमको एडजस्ट तो करना होगा ना, तो वो एडजस्ट कौन करेगा? तो ट्रांसफार्मर एडजस्ट करेगा, ठीक है? और ये भी आपके हाउसहोल्ड अप्लायंसेस जो होता है उसको क्या करता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी नीड जो है वो फुलफिल करता है। आप जैसे समझिएगा, कंप्यूटर जो है क्या सिर्फ बैटरी पे चल सकता है? अब लैपटॉप की बात है, अगर लैपटॉप को अगर हम देखें, ठीक है? और एक पल के लिए यूपीएस को हम थोड़ा हटा देते हैं। लैपटॉप को देख रहे हैं अगर, लैपटॉप में कोई यूपीएस नहीं लगा हुआ है, उसके अंदर एक लिथियम बैटरी होगी, वो चार्ज हो गया और जितना वो चार्ज हुआ 100% चार्ज है तो वो चल रहा है, ठीक है? और अगर हम यूपीएस को हटा दें, जैसे डेस्कटॉप है अगर, यूपीएस को हटा दें, तब तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ही की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो वो कौन-सा इलेक्ट्रिसिटी होगा? ऑब्वियस सी बात है वो अल्टरनेटिव करंट वाले होंगे, ठीक है? अब आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर आपके बैटरी पे तो चलेंगे नहीं,
ठीक है? अगर मान लीजिए आप इन्वर्टर पे भी चलाना चाह रहे हैं तो कितना ही चल जाएगा? जितना उसकी स्टोरेज जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही चलेगा। तो हम लोग को अगर जो पावरफुल चीज़ें हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, गीज़र, ये सब जैसे जो अप्लायंसेस है, इन सबको अगर हमको चलाना है, तो हमको वहाँ पर एसी पावर सोर्स यानी एसी करंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अल्टरनेटिव करंट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ डीसी करंट फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक है? आई थिंक ये हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आप जान ही रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टिंग वायर। एक वायर से कंडक्ट होके चीज़ें जा रही हैं, जैसे मान लीजिए ये पावर सोर्स है और ये वायर से होते हुए जा रहा है और इस बल्ब को क्या कर रहा है? ये पावर अप कर रहा है, ठीक है? इतनी बातें तो क्लियर ही हैं। हाँ, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पीछे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो मैंने नाम लिया था, वो इसी के ऊपर लिया था। देखिए, यहाँ 2 तरह के करंट होते हैं, ऑल्दो ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि ये आप समझ सकें कि डिफरेंशिएशन कहाँ है, कहाँ डिफरेंशिएट हो सकता है। देखिए, 2 तरह के करंट होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, ठीक है? अभी हम लोग जितना पढ़े हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो उस या करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कन्वेंशनल करंट कहेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन जब आफ्टर स्टडी हुआ, बाद में जब स्टडी हुआ, तो बात ये हुआ कि भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो। क्यों? इलेक्ट्रॉन फ्लो डिपेंड किस पे किया? बेसिकली डिपेंड किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन फ्लो रखा गया, ठीक है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन आइडिया एस्टैब्लिश्ड बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ, तब कोई इंसान अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा है, तो इट्स अ मैसिव डिस्कवरी फॉर हिम, है ना? तो हम लोग को एक बात यही समझ में आया कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले क्या किया? उसने इस चीज़ के बारे में, इस करंट के बारे में बताया। वहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर हम बात करें, ठीक है? तो ये कब डिस्कवर्ड हुआ? जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था, उसके बाद ये अ, डिस्कवर हुआ है। ठीक है? और आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। हुँ। अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब की, है ना? इलेक्ट्रिक बल्ब यानी इन इलेक्ट्रिक बल्ब हुँ, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है? अब ये क्या है? जो आप पहले भी जानते हो, ठीक है? कि पहले 0 वाट का बल्ब होता था, सॉरी 100 वाट का बल्ब होता था, जो हमारे घर पे लगा रहता था, जो येलो कलर का लाइट इमिट करता था, ठीक है? बहुत हीट प्रोड्यूस करता था वो, जहाँ भी लगा होता था। तो हम उसी बल्ब की बात करेंगे अभी। अगर उस बल्ब की बात करें, हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर में नीचे में एक इंसुलेटिंग कैप रहता है लगा हुआ, ठीक है? यानी ये पूरा जो लेयर होता है ये इंसुलेटेड होता है, ठीक है? ताकि वो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर और उधर वो ट्रांसफर ना होना स्टार्ट हो, ठीक है? वो एक अ, जो सर्किट है उस सर्किट के अंदर ही वो फ्लो होता रहे। उसके बाद हमने इसके ऊपर देखा कि ये इसके ऊपर ग्लास का लेयर होता है, ठीक है? ग्लास ट्यूब की लेयर होती है और इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कई बार हम वैक्यूम्ड कर देते हैं इसको, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो सके और जो लाइट है वो इमिट हो सके। या हम कई बार क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
नोबेल गैस होते हैं, नोबेल गैस ऐसे गैस होते हैं जो रिएक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? जिनको किसी से मतलब नहीं है। तो आपके ग्रुप नंबर 18 होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है? उसी में से हम किसी को उठा लेते हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, ज़ेनन किसी को भी उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं आर्गन का। ये इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्ट होता नहीं है, ठीक है? इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम फिल कर दिए, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो वो अच्छे से फ्लो हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छे से वो लाइट जो है वो इमिट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? इसके बीच में आप एक वायर देख रहे होंगे, इसको हम लोग कहते हैं, ये एक्चुअली में कॉइल्ड वायर होता है, ठीक है? कॉइल्ड फिलामेंट होता है। ये बना होता है, ठीक है? इसको एक्चुअली में क्या नाम देंगे हम लोग? फिलामेंट। ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट कहते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि फिलामेंट जो होता है वो किससे बनता है सर? तो वो टंगस्टन मेटल से बनता है, ठीक है? टंगस्टन के वायर से वो बनता है। कौन? फिलामेंट, ठीक है? और यही जब जलता है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ये हीट कर सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो जितना हीट करेगा यानी उतना ही वो इलेक्ट्रिक करंट लेगा, और जितना इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू उतना हीट इक्वल टू उस अमाउंट में वो लाइट इमिट करेगा, ठीक है? ये एकदम सही सही बात हो गई। और यहीं पर, क्योंकि हम लोग, आप भी देखे होंगे कि जब वो जलता था तो क्या होता था, गर्मी के दिन में अगर उस बल्ब को आप जला लिए तो बहुत ज्यादा रूम क्या होता था, हीट हो जाता था, है ना? ठंड के दिन बहुत अच्छा लगता था। तो ये किस कारण से हुआ? तो इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट अगर किसी चीज से रेगुलरली फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि वो जो पार्टिकुलर मेटल है, अगर वो मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो हीट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। आप आयरन को ही देख लीजिए ना, आयरन जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हैं, तो उस आयरन में जो आउटर लेयर होता है वो आपका मान लेते हैं आयरन यानी Fe, फेरस से बना हुआ है अगर, तो वो हीट, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब लॉन्गर टर्म में अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको दिया जाएगा तो वो हीट तो करेगा ही। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप बहुत देर तक जब टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं, या बहुत देर तक आप फैन ऑन करते हैं, कभी आप उसके ऊपर चढ़ के उसको टच करने की कोशिश नहीं करते हैं जनरली, लेकिन अगर टच करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ वो गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेगुलर सप्लाई है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट का रेगुलर सप्लाई होगा, उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, यानी हमको टच करने पे वो गर्म लगेगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर एक और चीज लास्ट में जो कि लिखा हुआ भी है कि इनर्ट गैस का क्या पर्पस है, जो मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है? और एक और इसका पर्पस है कि अगर इनर्ट गैस है, ऑल्दो नाइट्रोजन इज नॉट एन इनर्ट गैस, ठीक है, ये इनएक्टिव गैस है लेकिन इनर्ट गैस नहीं है। आर्गन को हम मान के चलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ये। तो आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग आउट बाय केमिकल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एट द हाई टेम्परेचर। एक तो वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिस लाइट इमिट करने में भी हेल्प करेगा। दूसरी चीज हो गया क्या, ऑल दो ग्लास के ट्यूब लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जब तक ग्लास के ट्यूब हटेंगे नहीं तब तक जो ये टंगस्टन वायर है, फिलामेंट है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने गैस भर दिया। अब उससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो, क्योंकि हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती, तो मान लेते हैं कि ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा प्रेजेंट भी होगा, तो आर्गन जो है वो फिलामेंट के यानी टंगस्टन वायर के आसपास एक ऐसा कवरिंग, एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनविजिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा, ताकि उससे कोई भी अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर गलती से रह भी गए हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। रिजल्टेंट, हमारा बल्ब बहुत दिन तक और बहुत देर तक काम कर सकता है।
अब एक तो हमने आपको दिखाया कि भाई ग्लोइंग बल्ब कैसा दिखेगा, तो ग्लोइंग बल्ब ऐसा दिखेगा, देखिए लाइट वाइट पूरा आ रहा है ना, पीला पीला कलर का जल रहा है ये। और इसका क्या हुआ कि इसका अगर हम सर्किट डायग्राम भी देखते हैं, ठीक है, तो अगर ये क्लोज सर्किट पे है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से इसमें कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है, तो ये आराम से जल रहा है। लेकिन अगर कभी भी ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो गया, टूट गया। ये इसी तरीके से कि अगर एक ब्रिज है, आप उस ब्रिज, वो पूरा ब्रिज बढ़िया है, जुड़ा हुआ, अगर मान लीजिए दो पार्ट के भी बहुत सारे ब्रिज ऐसे होते हैं जो दो पार्ट में होते हैं, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर जुड़ा हुआ है तब आप क्या है, तब कोई भी इंसान बाइक से, कार से, हेलीकॉप्टर से, सॉरी, बस से, किसी भी चीज से जा सकता है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर वो रोटेट करता है, अगर कोई ब्रिज ऐसा है, ठीक है, बहुत सारे फॉरेन में बहुत सारे ऐसे ब्रिज है जो रोटेट करते हैं, तो अगर वो बीच से खुल भी गया या पार्ट हो गया, तो आप तब तो नहीं जा सकते ना। अब जैसे बिहार के ही बहुत सारे केसेस हैं कि भाई पुल बीच से टूट गया, गिर गया, तो आप क्या टूटे हुए पुल से जाओगे? आंसर है नहीं। सर जब तक वो पूरा बहुत अच्छे से था तब तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, बीच से टूट गया तब तो नहीं जा सकते ना, डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? पानी के अंदर। तो उसी तरीके से है कि अगर सर्किट फुलफिल है तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अगर सर्किट फुलफिल नहीं है तो बल्ब क्या है? आपका ठंडा पड़ा हुआ है, कोई भी लाइट इमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि सर्किट ब्रेक कब होता है, तो मान लीजिए आपने लाइट, इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट क्या है कि इसका जो फिलामेंट है ये किसी कारण से बहुत ज्यादा हीट हो गया या हाई वोल्टेज आ गया। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, इतना या इससे थोड़ा ही सा ऊपर तक में इसकी कैपेसिटी है। लेकिन आप समझिए कि अगर हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, 2500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चली जाएगी। रिजल्टेंट इसका जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन वायर है, वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इससे आपकी जो सर्किट है वो क्या हो गई? इनकम्प्लीट हो गई। सर्किट क्या हो गई? सर्किट इनकम्प्लीट हो गई। अब इनकम्प्लीट सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए फ्यूज्ड बल्ब में हमको कोई भी लाइट या कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो यहां पर लिखा हुआ है ए बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड इफ द फिलामेंट्स ब्रेक, फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज द पाथ ऑफ करंट इज व्हाट? ब्रोकन। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब अगर पॉइंट ये आया कि सर मान लीजिए कि अगर ऐसा था, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर ऐसा था कि अब ठीक है, अगर ऐसा था कि पहले से बल्ब था और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, तो आखिर उसको यानी इस वाले बल्ब को रिप्लेस करके ये लाने की, यानी एलईडी, हम लोग बात अभी कर रहे हैं एलईडी की। आज एलईडी बल्ब आपके घर पे भी लगा होगा, ठीक है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का रोशनी देता है, ठीक है। तो आखिर ये येलो येलो कलर का रोशनी देने वाला जो बल्ब था, इसको हटाकर हमको एलईडी बल्ब लाने की क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि होता क्या था। जैसे मान लीजिए कि ये जो लैंप है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब था पहले वाला, ठीक है, जो येलो कलर वाला था, येलो कलर वाला जो बल्ब था आपका, मान लेते हैं कि अगर एक दिन में 1 डे, सॉरी, इसको 24 आवर कर देते हैं ना, 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में ये जो है वो 100 वॉट
या 100 वॉट से आप मत समझिए, आप ऐसा समझिए कि 24 घंटा में इसने 100 रुपए की बिजली खा ली, यूज कर ली, ठीक है, 100 रुपए की बिजली यूज कर ली। कौन से? ये येलो वाला जो था, ठीक है। तो आप अब समझिए कि ये जो एलईडी है, ये इसी 24 आवर्स में, ठीक है, ये इसी 24 आवर्स में सिर्फ 15 रुपए का बिजली क्या किया? इस्तेमाल किया। रिजल्टेंट हमारे पास 85 रुपीज बच चुके हैं सर, है ना। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारे पास क्या बच गए? 85 रुपीज के जो 85 रुपीज क्या हो गए? बच चुके हैं। तो पॉइंट यही आता है कि अगर किसी भी चीज को चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ पर्पस है, उसके पीछे जो पीपल्स के हैं वो बेनिफिट हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? आप खुद समझिए, एक दिन में अगर 100 रुपए का बिजली आपका बल्ब खा रहा है और एलईडी बल्ब वही सेम क्वांटिटी आपको इलेक्ट्रिसिटी सॉरी आपको लाइट प्रोवाइड कर रहा है सेम क्वांटिटी का, तो आप जरा समझिए, वो 15 ही रुपए में कर रहा है। और ये जो है, जो आपका पहले जो बल्ब था, ये येलो वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये अगर 100 रुपीज का एक दिन में आपका कॉस्टिंग आ रहा है, तो आप समझिए कि आपको अब एलईडी बल्ब जब हम लोग लगा रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव, तो हम 85 रुपीज बच रहे हैं, यानी हम इकोनॉमिकली बेनिफिट में जा रहे हैं। दूसरी चीज, कम पावर सोर्स में, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? कम इलेक्ट्रिसिटी में हम ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं इसको, इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, ये बहुत दिन तक इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं कि फ्यूज टूटा और जो बल्ब है वो खराब हो चुका है। तो इसके साथ ये सारी कंडीशंस नहीं थी। इसी कारण से आज आप देखिएगा कि एलईडी बल्ब जो है वो ज्यादा सफिशिएंट है और हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, दोनों में ये चल जाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक लैंप इंकेडेंस जो बल्ब था, ठीक है, ये समर सीजन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए ठीक है, कोल्ड सीजन में तो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा है,